हाय प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी है उसे एक नया आयाम देने के लिए, नया मोड़ देने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि हम लोगों ने जो संकल्प लिया है आप लोगों के लिए कि पीईटी बैच पूरी तरह से निःशुल्क आप लोगों के लिए चलाया जाएगा। और चलाया जाएगा क्या, अब चलाया जा रहा है, जिसमें 25 तारीख से आपको वीडियोज मिलने लगे हैं, जिसमें से सिर्फ लग रहा है कि मैथ की क्लास अभी नहीं आप लोगों को मिली है। वो भी सर आ रहे हैं, मैटर तैयार कर रहे हैं, जल्द ही आपको वो अभी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्त, देर ना करते हुए चलिए आज की क्लास को हम भी शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज के मजेदार प्रश्नों को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चंस हैं और बेहतरीन प्रश्न हैं आपके साइंस के लिए। तो चलिए देखते हैं भाई क्या प्रश्न है। आइए आपके स्क्रीन बोर्ड पर प्रश्न को देखते हैं। और हाँ दोस्त, अगर आपको सफल होना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर मेहनत आप नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। अच्छा निर्देशन, अच्छे अनुभवी शिक्षकों के साथ अगर आप जुड़े हैं तो परिश्रम भी करेंगे, इतना तो कंफर्म है। एक सकारात्मक रास्ते पर आप लोग चलेंगे तो गारंटी है कि आप सफलता अर्जित कर लेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर कीजिए। कमेंट जरूर किया कीजिए आप लोग, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतने ज्यादा निःशुल्क बैचेस आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर कीजिए। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं। सबसे पहली बात है दोस्त कि ये जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने से जो धारा प्रवाहित होती है वो समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में एक से दो चीजें जोड़ते हैं, जब आप किसी चीज को जोड़ते हैं तो वो सभी में समान धारा प्रवाहित होती है। सभी में क्या होती है, समान धारा प्रवाहित होती है। यही इसका गुण है, इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर मेरिट कह सकते हैं आप, वो क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो समान धारा प्रवाहित करना। श्रेणी क्रम का यही गुण है। श्रेणी क्रम में क्या होती है, समान धारा प्रवाहित की जाती है, समान धारा प्रवाहित होती है। और ये मापने की बात कर रहा है। धारा को मापने के लिए आप जानते हैं कौन सा मीटर प्रयोग किया जाता है, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ए मीटर लिखिए या हिंदी में लिखा होता है अमीटर, ठीक है। ए मीटर लिखिए या आ मीटर लिखिए, दोनों का दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। एनीमोमीटर जानते हैं क्या होता है मेरे दोस्त। एनीमोमीटर जो होता है ना, ये सतह पर यानी कि धरातल पर वायु के वेग को मापने का कार्य करता है। वायु के वेग को मापने का कार्य करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आंधी तूफान या नॉर्मल हवा में अंतर होता है, तो जब अंतर होता है तो लोग कहते हैं इतने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये वायु चल रही है। तो वो मापते कैसे हैं, तो उसको मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है अमीटर। क्या बन रहा है भाई, अमीटर बन रहा है। तो बताइए प्रश्न कैसा रहा, अच्छा प्रश्न है कि नहीं है, लेवल का प्रश्न है आपके। आप अगर इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपको पेपर में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए तो एक प्रश्न हो गया, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ रुख करते हैं अपना। आ जाइए, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने। देखिए पीईटी का तो है ही ये प्रश्न, पीईटी के लिए है ही, साथ ही आप इन प्रश्नों को अगर हल करते हैं तो आपको इनके साथ साथ आरआरबी ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ऑल वन डे एग्जाम्स, मतलब किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए लाभप्रद हो सकते हैं हमेशा के लिए। चलिए, क्योंकि आए हुए प्रश्न ही रिपीटेड होते हैं,
साइंस में तो ज्यादा होते हैं। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है संघनित होना। आप ठंडी के समय में देखते हैं कि जो ओस होती है, जो ओस की बूंदें होती हैं, वह किसी पत्ती, किसी पत्थर, किसी घास फूस पर आप देखते हैं तो वह जमाव धारण कर लेता है, जमने लगता है। जमकर किसी पत्ती उत्ती पर रुका हुआ रहता है तो आप कहते हैं ये देखिए ओस, ओस की जो बूंद है ये जम गई है, ओस की बूंद क्या हो गई है, जम गई है। तो संघनित होने का यही अर्थ होता है। संघनित होने का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्त? तो संघनित होने का अर्थ होता है कि जल का या जलवाष्प का जमना, जलवाष्प का क्या होना, जमना, जम जाना। तो ये जो जम जाता है उसी को हम लोग कहते हैं संघनित होना। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं संघनित होना और उसी को हम लोग कहते हैं ओस पड़ना। ठीक है, वही जो होता है वो क्या होता है, ओस पड़ती है। और ओस का ये जो अंक होता है जिसमें ये जम जाता है किसी पत्ती पर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओसांक। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ओसांक। उस अंक को जिस अंक पर यह जम जाता है उसे हम लोग कहते हैं ओसांक। ठीक है, ओस तो पड़ती है, आप देखते हैं ये जलवाष्प के रूप में दिखती है। आपको किस रूप में दिखती है? जलवाष्प के रूप में दिखती है। लेकिन यही जलवाष्प जब धीरे धीरे जमने लगती है तो उसी को हम लोग ओसांक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? ओसांक कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हाँ ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में है ओसांक। इसी को क्या कहते हैं? ओसांक कहते हैं। और बहवांक क्या होता है भाई? बहवांक का मतलब ये होता है कि जैसे आप बर्फ लिए हैं या कोई ठोस लिए हैं, बर्फ लिए हैं या फिर कोई ठोस लिए हैं, कोई भी ठोस लिए हैं, यदि उसे गर्म कर रहे हैं या फिर वह वैश्विक तापन की वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिघल रहा है। क्या हो रहा है? पिघल रहा है। अब पिघलने के कारण जब ये पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें द्रव या तरल में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसमें एक गुण आ जाता है बहवांक। क्या गुण आ जाता है? बहने का गुण आ जाता है। क्या हो जाता है? बहने वाला गुण आ जाता है, इसमें बहने का गुण आ जाता है। इसी गुण को हम लोग या जिस ताप पर या बहने योग्य हो जाता है यानी कि तरल हो जाता है, उसी को हम लोग बहवांक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहवांक कहते हैं। दहनांक क्या है भाई? दहन, दहन से जुड़ा हुआ शब्द दिख रहा है। किससे जुड़ा हुआ? दहन से जुड़ा हुआ। मतलब वह ताप जिस पर कोई वस्तु जलने लगे, वह ताप जिस पर कोई वस्तु क्या हो जाए, दहक जाए, दहक जाए या जलने लगे, उसे उसका क्या कहते हैं? दहनांक कहते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों तीनों ऑप्शन आपने देख लिया। तीन ऑप्शन आपके लिए ज्यादा जरूरी थे, लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर बन रहा है वो ओसांक बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके लिए। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर लगा होता है? एक फनल के साथ मतलब कि उस यंत्र की जो संरचना होती है, उस यंत्र की जो संरचना होती है, उस संरचना को भी प्रश्न में बता दिया गया और उसके गुण को भी बता दिया गया। तो ऐसा तो एक रेन गेज में ही होता है मेरे दोस्त। किसमें होता है? रेन गेज में होता है। देखिए ऑप्शन में तो जरूर होगा रेन गेज। जब ये बात है तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको मिल गया क्या? रेन गेज मिल गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही इसका राइट आंसर बनेगा। पायरानोमीटर, पायरानोमीटर एक प्रकार का एक्टिनोमीटर भी है। एक प्रकार का क्या है? एक्टिनोमीटर भी कहलाता है, एक्टिनोमीटर। अच्छा, ये मीटर कार्य क्या करता है? तो ये मीटर कार्य करता है तली सतहों पर। किस पर? तली सतह पर। तलीय सतह पर ये क्या कार्य करता है? ये सौर विकिरण को मापने का कार्य करता है।
सौर विकिरण को मापने का कार्य करता है, विकिरण को मापने का कार्य करता है। मेरे भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इतने सरल शब्दों में तो फिर मैं क्या ही कहूँ आपको। रेन मीटर हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। एनीमोमीटर अभी अभी बता के निकल रहा हूँ भाई कि हवा का वेग मापना, हवा का वेग मापना, पृथ्वी पर हवा का क्या करना, वेग को मापने का कार्य एनीमोमीटर का होता है। आप देखेंगे मैंने थियरी में ऐसे ऐसे मीटरों को पढ़ाया है जो आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर पूछ लिए जाते हैं, और किसी ना किसी क्या सभी एग्जामों में उसमें से कोई ना कोई यंत्र जरूर आ जाता है, कोई ना कोई मीटर तो जरूर आ जाता है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन गया मेरे भाई, तो रेन गेज बन गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है मेरे भाई वो दूरी को मापता है। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी को मापता है। आप जानते हैं कि भाई ये दूरी जो है, प्रकाश वर्ष जो है, ये बहुत बड़ी दूरी को मापने का यंत्र है, बहुत बड़ी दूरी को मापने की इकाई है, यंत्र नहीं, इसे इकाई कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? इकाई कहा जाएगा। तो आप जानते हैं एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में मैंने बार बार आपको बताया है भाई, मेरे प्रैक्टिस क्लासेस आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। एक प्रकाश वर्ष में लगभग 9 गुणे 9 गुणे नहीं यार, 9.46, 9 गुणे नहीं होगा, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब सोचिए मीटर, मीटर को इतने में करेंगे तो एक वर्ष के बराबर की दूरी निकलने को मिलेगी, और इससे खगोलीय दूरी को मापा जाता है। किसे मापा जाता है? तो खगोलीय दूरी को मापा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा दूरी होती है। ऐसी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो इतना आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे तो फिर आप पेपर में क्वालिफाई कैसे करेंगे भाई? क्वालिफाई कैसे करेंगे? तब तो दूसरा बंदा आपकी नौकरी मार ले जाएगा, आपका हक मार ले जाएगा, क्योंकि वो आपसे ज्यादा बेहतर होगा, आपसे ज्यादा तैयारी कर रहा होगा, आपसे ज्यादा स्मार्ट स्टडी कर रहा होगा, तो वो आपसे बेहतर हो जाएगा तो भाई वही निकाल के जाएगा ना। तो जब आप ऐसा काम करेंगे तो वो आपसे पीछे हो जाएगा, आप उससे टक्कर दे सकते हैं। चलिए आइए, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो भाई अल्फ्रेड नोबेल जो है, इन्होंने डायनामाइट का, डायनामाइट का क्या किया था? आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था मेरे भाई। डायनामाइट के आविष्कार के लिए नोबेल एजेंसी ने इन्हें पुरस्कृत भी किया था। नोबेल एजेंसी ने इन्हें क्या किया था? पुरस्कृत भी किया था। और पुरस्कृत कब किया था? तो 1901 में पुरस्कृत किए गए थे। 1901 में इनको पुरस्कृत किया गया था। किसको? अल्फ्रेड नोबेल जी को। किसके लिए? डायनामाइट के लिए। आप जानते हैं डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक होता है, आप ये भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है और जल में घुलनशील नहीं होता है? जल में घुलनशील नहीं होता है, यानी कि घुलता नहीं है। तो ठीक है दोस्त, आपके शरीर में माना जाता है कि दांत, आपके शरीर में दांत को सबसे मजबूत माना जाता है। दांत के इनेमल, दांत में एक भाग होता है इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल। इनेमल को सबसे मजबूत माना जाता है। इनेमल की हिंदी जो होती है, इनेमल की हिंदी होती है दंतवल्क। क्या होती है मेरे भाई? दंतवल्क होती है। ठीक है, मैं आज आप लोगों से आंसर नहीं मांग रहा हूं, लेकिन आप लोग आंसर देते रहा कीजिएगा, आंसर आप लोग देते रहा कीजिएगा। प्रश्नों का आंसर आप देंगे तो आपका ही सामर्थ्य बढ़ेगा, मेरा नहीं। आपका कौशल बढ़ेगा, मेरा नहीं। दंतवल्क, दंतवल्क जो होता है, इनेमल होता है दांतों का, ये किससे बना होता है दोस्त? तो ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। तो इसमें से कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ये जो कैल्शियम फास्फेट होता है ना मेरे दोस्त, ये फास्फोरस से बना होता है। और फास्फोरस, फास्फोरस
फास्फोरस। ये जो फास्फोरस होता है इसी की वजह से दांतों में मजबूती आती है। क्या होती है? दांतों में मजबूती आती है और दांत सबसे मजबूत होते हैं। दांत का सबसे मजबूत हिस्सा कौन होता है? तो दांतों का इनेमल होता है। दांतों का जो इनेमल होता है उसे हिंदी में दंतवल्क कहते हैं। देखिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो जरूर होगा ये। आइए देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन में ये रहा ऑप्शन में दंतवल्क। अब आप ये बताइए कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, ये डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब भी ये होता है एक प्रकार के अणु होते हैं, तो ये सब थोड़ी हो जाएंगे। डीएनए में एनए कहाँ आएगा भाई? ऑप्शन तो यही बनेगा। चलिए ये बन गया, तो फिर इसके बाद आगे चलें। अच्छा, दांतों के प्रकार बता दीजिए कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो हमारे पास 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है आई, दूसरा होता है सी, तीसरा होता है पीएम और चौथा होता है एम। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। मतलब होता है एक का होता है कृंतक, रदनक और अग्रचौड़क, चवर्णक। 4 प्रकार के दांत आपके शरीर में पाए जाते हैं, मानव शरीर में पाए जाते हैं। चलिए, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का जानते हैं तापमान क्या होता है? तो इसका जो घनत्व या तापमान वो जल से कम होता है। जल से क्या होता है? कम होता है। सामान्य जल से इसका तापमान या घनत्व जो होता है वो इससे कम होता है। तो आइए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं शुष्क हिम। अच्छा, शुष्क हिम लिखा है इसने, तो शुष्क बर्फ को कहते हैं उसको, शुष्क बर्फ भी कहते हैं, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ कहिए या फिर आप हिम कहिए, दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। ठीक है, शुष्क हिम कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, तो शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। चलिए आगे चले, तो आगे आएंगे, ये देखिए मिलता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक यानी कि लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है वह है, क्या है भाई? तो मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, मेरी एक छोटी सी रील थी, रील के रूप में भी गया है। तो आप जानते हैं कि जब हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है तो हम लोग क्षारीय चीजों का सेवन करते हैं, ऐसी क्या जो खाया जा सके, तो ताकि वो जो अम्ल है क्षार से क्रिया करके उदासीनीकरण कर ले और पेट हमारा ठंडा हो जाए, तो उसमें भी प्रयोग किया जाता है ये। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो जल्दी से प्रश्न का आंसर कीजिएगा। क्या मैग्नीशियम क्लोराइड होता है? क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है? क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है? या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है? तो इसमें से कौन सा क्षारीय माध्यम होता है भाई जिसको हम लोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र, अगर आपको याद है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सूत्र होता है मेरे भाई MgOH ट्वाइस होता है। क्या होता है? MgOH ट्वाइस होता है। इसी को हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसी को कहते हैं और इसी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि इसका क्या होता है उत्तर। इसका उत्तर क्या होता है? मैग्नीशिया। लीजिए, मैं भी कार्टूनी कर रही हूँ, एकदम से कार्टून ही हूँ। एक शब्द लिखता हूँ अंग्रेजी में, दूसरा हिंदी में लिख के चला आता हूँ। तो आइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। एंड जो आप लोगों का उत्तर हो रहा है वो क्या हो रहा है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। व्हाट्स योर कमेंट, व्हाट्स योर आंसर, तो उसको कमेंट जरूर किया कीजिए आप लोग। बाकी इंग्लिश टू इंग्लिश अगर चलना शुरू हो जाए क्लास तो आप लोगों को असहज महसूस होगा, मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी मीडियम के हैं। तो जो निकल जाता है फ्लो में उसे छोड़ दीजिए, उसे माफ कर दीजिएगा आप लोग। इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, मैं हिंदी में ही आपको पढ़ा रहा हूँ ज़्यादातर। चलिए, तो बाइलिंगुअल भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप लोग हिंदी में ही देखिए। चलिए, तो इसके बाद आप देख लेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है भाई? तो इसमें से देख लीजिए, बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि छोड़ ही दूं आप लोगों के लिए। ये लीजिए, प्रश्न को पढ़ के प्रश्न को बता के छोड़ दे रहा हूँ
किसके आवर्त नियम को संशोधित कर किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया। परमाणु क्रमांक को देखिए, आवर्त सारणी को जब संशोधित किया गया तो उसका आधार क्या बनाया गया, परमाणु क्रमांक बनाया गया। तो ये किसका नियम संशोधित किया गया था, किसी का ऐसा कोई ऐसा वैज्ञानिक था जिसके नियम को संशोधित किया गया था। तो उसका आंसर आप लोग बताइएगा मेरे भाई। तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न मैं दे रहा हूं, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने है, जल्द से जल्द इसका उत्तर कीजिएगा कि अल्फा कण आवेशित होते हैं। 3 कण होते हैं, एक तो होता है आपका अल्फा कण, दूसरा होता है बीटा कण और तीसरा होता है गामा कण। तीसरा क्या होता है, गामा। तो गामा उल्टा हो गया है, गामा को हम लोग लैम्डा या उस तरह से घुमा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं कि इसे गामा, ये गामा है, ये क्या है, गामा है, ये क्या है, बीटा है, ये क्या है, अल्फा है। आप लोग बस जानते हैं। तो इसमें से आप लोग ये समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। इस तरह से आप समझ सकते हैं इनको। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ अगर मैं प्रोटॉन बना देता, यहाँ इलेक्ट्रॉन बना देता और यहाँ पर न्यूट्रॉन बना देता, तो आप चार्ज उनका पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप आसानी से अपने का चार्ज पता कर सकते हैं। ये चार्ज ही पूछ रहा है, चार्ज मतलब आवेश, इनका आवेश क्या होता है वही आवेश पूछ रहा है। तो मेरे भाई मैं प्रोटॉन लिखा हूं यहाँ पर, प्रोटॉन का मतलब होता है कि पॉजिटिव। अब ये जो अल्फा कण है ये हमेशा धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। बीटा क्या होता है भाई, बीटा के सामने इलेक्ट्रॉन मैं लगाया हूं, इसका मतलब होता है कि ये भाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और बीटा को जब जोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऋणावेशित होगा। ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है, ये ऋणावेशित हो गया। चलिए उसके बाद क्या है, गामा। गामा के सामने मैंने ये न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, जीरो लगा दिया है तो इसका मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हो गया कि ये कैसा होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये तीनों के तीनों कण आप इस तरह से भी जानते रहिए, इस तरह से भी जानते रहिए, इस तरह से उस तरह से करके जानते रहेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। फोटोन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो ये सब अलग की बात है, वो सबको मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन ये जो ड्यूटेरियम ट्रिटियम है उनको छोड़िए, आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तक जानते रहिए, अल्फा बीटा गामा तक जानते रहिए, ठीक है। तो इनको देखेंगे, इनको समझेंगे, इनका आवेश जानेंगे। तो ये देखिए आवेश मैंने यहीं पर बता दिया। जब आवेश मैंने यहीं पर बता दिया तो आप किसी का भी आवेश लगा सकते हैं। आपको इसमें से कोई भी पूछे, अल्फा की जगह बीटा भी पूछ ले तब भी आप लगा देंगे। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो धनात्मक बनेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, धनात्मक बन जाएगा। आप आसानी से यहाँ से देख के लगा सकते थे। चलिए मैंने सारा का सारा आंसर कर दिया, लीजिए। अब इसके बाद आपका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है या होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न आपके पीईटी में भी आया है, पीईटी में भी आया है, आरआरबी में भी आया है और यूपीपी में भी आया है। अब मेरे भाई यूपीएसआई में भी आया हुआ है। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि इनमें आने वाले प्रश्न जो हैं वो आपसे अलग हैं, डिफरेंट कैसे हैं? ये सेम टू सेम यही प्रश्न, डिट्टू यही प्रश्न है मेरे भाई। अब बताइए आप कैसे कह सकते हैं? मैं सब में बता दे रहा हूं, आप ढूंढेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको सत्र भी बता सकता था, लेकिन कितने प्रश्नों का सत्र बताऊंगा मैं, कितने प्रश्नों का सत्र बताऊंगा मैं? तो अब यही सोच रहा हूँ कि टाइपिस्ट महोदय को दे दूंगा कि भाई ऐसे प्रश्न है, इनको आप इनका डेट भी लिख दिया कीजिए कि किस सत्र में आए हुए हैं। तब हो सकता है ऐसा कि मैं बता दूं तब। लेकिन अब बताइए, पीईटी में भी आया है, आरआरबी में भी आया है, यूपीपी में भी आया है, यूपीएसआई में भी आया है। तो आप अब बताइए कि इनका लेवल क्या है? सबका एक ही लेवल है मेरे भाई, सबका ही एक लेवल है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने बेहतरीन प्रश्नों को लेकर हम लोग उपस्थित होते हैं आपके सामने, और इनकी जो व्याख्या कर रहे हैं ना, तो व्याख्या भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एकदम जो शब्द बोल रहे हैं, जो वाक्य बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रश्नों से रिलेटेड ही हैं और कहीं ना कहीं संभावित प्रश्न बनाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं सारी बातों को? मेरी बातों को अब आप समझ सकते हैं और आप ढूंढ सकते हैं ऐसे प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। चलिए तो जल्दी से इन प्रश्न का उत्तर बताइए जो आपके सामने है।
मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया कि एक परमाणु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, उसके अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विचरण करता है यहाँ पर। जो प्रोटॉन होता है, जो मेरे भाई प्रोटॉन होता है वो यहाँ, और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन भैया भी इसके साथ रहते हैं। ये दोनों भाई एक साथ रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इनसे अलग रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में है, यही आपको ढूंढना है। कहाँ है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन मेरे भाई। बेस्ट आंसर आपका कौन सा बनेगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या बन जाएगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कहिए या बेस्ट आंसर कहिए, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आप सोच सकते हैं कि इनमें आए हुए प्रश्न हैं तो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं अपना। 11 प्रश्न हो गया, चलिए 12वें प्रश्न की तरफ। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है मेरे भाई? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब आप जानते रहिए कि सूर्य का जो निर्माण होता है 1H2 प्लस 1H2 जो मिलाते हैं, हल्के तत्व मिलकर एक हल्के तत्व का ही निर्माण करते हैं, दूसरे हल्के तत्व का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और जब यही निर्माण करते हैं तो ये देखिए, ये संलयित होकर नए तत्व का निर्माण करते हैं और ऊर्जा का भी क्या करते हैं? ऊर्जा का भी उत्सर्जन करते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने सूर्य के निर्माण का जो सूत्र होता है, सूर्य निर्माण का सूत्र, सूर्य का आपके सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है ये देखिए। आप लोग बहुत सी धार्मिक कथाएं पढ़ते हैं, बहुत से धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं कि सूर्य देवता हैं। अरे भाई, सूर्य देवता होता नहीं है, देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है क्या है। हाँ, सूर्य से हमें चीजें जब मिल रही हैं तो जिससे हमें असीमित स्रोत मिलते हैं, असीमित ऊर्जा के स्रोत मिलते हैं, उसे हम लोग पूज सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उन्हें सर्वोत्तम मान सकते हैं। लेकिन अब भगवान मान ले, ये कैसे हो सकता है? आप बताइए। सूर्य का निर्माण गैसों से हो रहा है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ऐसे तत्वों से, ऐसे हल्के तत्वों से हो रहा है। और किसके कारण होता है? ये संलयित होते हैं। क्या होते हैं? संलयित होते हैं मेरे भाई, संलयित होते हैं। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। संलयन का क्या मतलब होता है भाई? जुड़ना। अब इन शब्दों का जब आप अर्थ जान जाएंगे, शाब्दिक अर्थ जान जाएंगे, तो आपको कोई भी प्रश्न हल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख लीजिए, संलयन कहीं जुड़ा हुआ है, संलयन, ये देखिए संलयन, नाभिकीय संलयन के कारण ही सौर ऊर्जा क्या होती है? सौर से हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है, विखंडन का मतलब होता है टूटना मेरे भाई। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना होता है। विखंडन का मतलब जब टूटना होता है तो ये बताइए, ये यूरेनियम या परमाणु जो होता है, परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम क्या होता है? विस्फोट जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा नाभिकीय संलयन क्या है और नाभिकीय विखंडन क्या है। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बना, क्या बना? संलयन बन गया। चलिए आगे चले 12वें प्रश्न पर, 13वें प्रश्न पर। इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो प्रश्न कैसे लग रहे हैं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, कमेंट जरूर कीजिएगा। मेहनत आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से की जा रही है, बहुत ज्यादा परिश्रम किया जा रहा है। सोच सकते हैं आप, इतनी मेहनत लगती है इन क्लासेस को तैयार करने में, इन पीडीएफ को तैयार करने में, इन क्वेश्चंस को तैयार करने में। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वजन शिशु में कम वजन के वजन से संबंधित है? अच्छा, कम वजन के वजन से संबंधित है, बाकी सब ज्यादा होंगे, एक कम होगा। मतलब कि इनका जो नॉर्मल, जो शिशु का नॉर्मल वजन होता है, शिशु का नॉर्मल वजन होता है वो कितना होता है, सामान्य वजन कितना होता है, ये जानेंगे तो आपको नॉर्मलाइज कर लेंगे उसको, आप आराम से उसको क्या कर लेंगे, उसको तुलनात्मक अध्ययन से आप निकाल सकते हैं। तो ये होता है 8 पाउंड। पाउंड में आप देखेंगे तो कितना होता है? 8 पाउंड होता है। 8 पाउंड को अगर हम केजी में बदलेंगे तो ये आपके 3.5 केजी के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 3.5 केजी के बराबर हो जाता है। जब आप निकालेंगे तो लगभग आपको निकल के आता है 3.6 कुछ करके आता है केजी में। तो ये होता है एग्जैक्ट के आसपास, लेकिन हम लोग लगभग
करके 3.5 kg तक देख सकते हैं, 3.5 kg तक देख सकते हैं। और लगभग ये देखिए अप्रोक्सीमेटली के आधार पे जाएगा तो 8 पाउंड, ये तो सामान्य है, ये सामान्य है। अगर इससे ज्यादा हुआ या इससे कम हुआ, इससे ज्यादा हुआ तो एक बार स्वस्थ हो सकता है बच्चा, लेकिन इससे कम हुआ तो अनेक रोगों से ग्रसित हो सकता है। तो देखिए ये 3 kg का मतलब होता है कि 3500 ग्राम के आसपास कहीं है, 3500 ग्राम के आसपास जीएम 3500 ग्राम के आसपास कहीं है। ये देखिए ये नॉर्मल वाला यहाँ दिखा रहा है, ये नॉर्मल वाला दिखा रहा है, लेकिन इसने कम पूछा है, इससे कम पूछा है, तो ये तो नॉर्मल वाला है। कम का मतलब हो गया कि ये देखिए, हाँ ये इससे कम है ना, ये इससे कम है यानी कि सबसे कम है। जब ये सबसे कम है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये सबसे कम है तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगर इतनी वजन में कोई बच्चा जन्म लेता है तो इसका मतलब है कि वह रोगों से ग्रसित हो जाएगा, किसी ना किसी रोग से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा मेरे दोस्त। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों का समय समय पर रूटीन चेकअप कराया कीजिए। रूटीन चेकअप पे बच्चा रहेगा तो आप जानेंगे कि बच्चा हेल्दी है कि अनहेल्दी है। तो आप बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और आसानी से अपने जीवन को सुलभ बनाइए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। इस प्रश्न का राइट आंसर तो बन गया आपका। अगले प्रश्न का आंसर करते हैं। कितने प्रश्न है भाई, ज्यादा है क्या? अच्छा 2 ही प्रश्न और। एंथ्रेक्स, ओ ट्रैक्स नहीं होगा यार, ये तो एंथ्रेक्स होना चाहिए ना। तो ये होना चाहिए आपका एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, ठीक है, ये एंथ्रेक्स होना चाहिए। एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? उसने पूछा है विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है या फफूंदी या कवक जिसे आप कहते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है, कौन सा सूक्ष्म जीव है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, तो मैं आपको बताऊं, आपने देखा कि ये किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ये एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है। एक प्रकार की कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। ये एक प्रकार की क्या है? संक्रामक बीमारी है। यह पशुओं में या पालतू पशु हो या जानते हैं पालतू हो या फिर वो जंगली हो, पालतू हो या फिर क्या हो, जंगली हो, दोनों में से कोई भी हो, अगर उसमें एंथ्रेक्स नामक बीमारी हो गई, संक्रामक बीमारी हो गई, तो इनके संपर्क में यदि मानव आ रहा है, इनके संपर्क में यदि मानव आ रहा है तो मानव को भी ये बीमारी लग सकती है, मानव भी उससे ग्रसित हो सकता है। संक्रामक बीमारी है तो ये एक प्रकार के बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है मेरे भाई? तो ये बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से होता है, नामक जीवाणु से यह रोग होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा नाम लिख दिया है, जबकि इसमें सूक्ष्म जीव पूछा है कि कौन सा सूक्ष्म जीव है, तो ये सूक्ष्म जीव आपका जीवाणु है, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं मेरे भाई। बैक्टीरिया कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बैक्टीरिया कह सकते हैं, क्योंकि जीवाणु की अंग्रेजी ही होती है बैक्टीरिया। ठीक, प्रश्न का आंसर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। लीजिए, ये रहा प्रश्न नंबर लास्ट आपके सामने। मिनी माता रोग। भाई माता का पारा चढ़ जाता है यदि बच्चा कोई गलती करता है, माता का पारा चढ़ जाता है यदि बच्चा कोई गलती करता है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी बीमारी मैं बता रहा हूं। माता का पारा, पारा का कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। माता का पारा चढ़ जाना, माता का पारा चढ़ना मतलब इसका होता है कि माता को गुस्सा आना, माता को क्या होना, गुस्सा आना। लेकिन हमें इससे नहीं देखना, हमें माता देखना है, पारा देखना है। मिनी माता रोग है, कौन सा रोग है? मिनी माता रोग है। कौन सा रोग है भाई? मिनी माता रोग है। तो किसके कारण? पारा के कारण होता है। किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। माता का पारा चढ़ना, माता का पारा चढ़ना यानी कि ये हो गया मिनी माता और पारा रोग। ठीक है, आपको समझ में आ गया। पारा की अधिकता से, किसकी अधिकता से? पारा की अधिकता से ये रोग होता है, ये बीमारी होती है। आर्सेनिक के कारण और कैल्शियम के कारण, लेड के कारण भी बीमारियां होती है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मिनी माता के साथ साथ एक और बीमारी आपको जाननी ज्यादा जरूरी होती है, इटाई।
बार बार आपसे पूछता है कि इटाई इटाई नामक बीमारी किसके कारण होती है, इटाई इटाई नामक बीमारी किसके कारण होती है, ये प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप जान जाइए कि कैडमियम 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 नामक जो धातु होता है इसके कारण इटाई इटाई नामक रोग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे जो प्रश्न मैं बताता हूँ आपको, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सब कैसे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। और आज के लिए तो लास्ट प्रश्न था, आज के लिए लास्ट है ना, हाँ आज के लिए ये लास्ट प्रश्न है मेरे भाई। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न चाहिए आपको, ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस चाहिए आपको, तो आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को जरूर विजिट कीजिए और अपने सभी दोस्तों से चर्चा कीजिए, उनको बताइए, उनके पास वीडियो शेयर कीजिए कि भाई पूर्वांचल कैरियर क्लासेस एक ऐसी संस्था है जो आप लोगों के लिए पूर्णतः निःशुल्क पीईटी का एग्जाम करवाएगी, ठीक है, क्वालिफाई करवाएगी। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर राय दिया कीजिए अपनी कि क्लासेस कैसी बन रही है, और या फिर कोई आपको सुझाव चाहिए या फिर कोई परिवर्तन चाहिए क्लासेस में, तो वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।